चलिए ध्यान दें, हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो भौतिकी विज्ञान, चैप्टर 6 का नाम है ऊर्जा के स्रोत। लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तुम लोग को ज़्यादा कमेंट आ रहा था खत्म कर देने, तो खत्म कर देते हैं आज इसको। उससे पहले तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर। और मेरा सब वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक कर, फोटो नहीं आ रहा है ना, उसका प्ले लिस्ट का ऑप्शन आना है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद A to Z वीडियो मिल जाएगा। और 2 मेरा और चैनल है, एक है जगदेव ब्लॉग, ये कॉमेडी वाला है, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक है जिक्के GS मस्ती, इसमें जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं। जो अगल बगल में तैयारी कर रहा है उसको बता दे, या तुम लोग भी सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ने हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 6, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के, तो पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा कहते हैं किसे। तो नोम पढ़ागा ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, ऊर्जा बोले तो ऊर्जा किसे कहते हैं, जल्दी बता ना बंदर। ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा किसे कहते हैं, जल्दी बता दे तुम लोग। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, तुम्हारे पास एनर्जी है ना, तो ऊर्जा किसे कहते हैं। तुम्हारे पास एनर्जी है तो एनर्जी किसे कहता है तुम, तो कार्य करने की क्षमता है। तुम्हारे पास कितना एनर्जी है, तुम कितना काम कर सकता है, उसको ऊर्जा नहीं बोलेंगे। नहीं बोलता है कि हमारे पास इतना काम करने की क्षमता है, नहीं बोलता है। कोई 20 kg उठा लेगा, तुम बोलेगा हम 40 kg उठा लेंगे। कोई बोलेगा 50 kg उठा लेंगे। कोई 1 घंटा काम करेगा तो तुम बोलेगा हम लगातार 2 घंटा काम करेंगे। तो तुम्हारा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तुम्हारे क्या एनर्जी है, क्या है, तो बोलेंगे कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें कार्य करने की क्षमता जितना ज़्यादा है उसमें ऊर्जा उतना ज़्यादा, उसमें एनर्जी उतना ज़्यादा है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन यह दे देंगे कार्य करने के दर दे देंगे तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा क्या, शक्ति। क्या हो जाएगा, क्षमता बोलेंगे तब क्या होगा, ऊर्जा। और दर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति। याद रखना, दर देंगे तो क्या होगा। तो हमको यहाँ पढ़ना ऊर्जा के बारे में, किस बारे में पढ़ना है। अब बात आता है कि ऊर्जा का सहायक मात्रक क्या होता है। पहले देख हम ऊर्जा बराबर सूत्र होता है, देखिए अपने ऊर्जा का जो सहायक मात्रक होता है, क्या बोल रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, और कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सब लगभग तीनों सेम है, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है, सेम होता है। तो कब बोलेगा कार्य का ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल, कार्य का एसआई मात्रक तो जूल, उष्मा का एसआई मात्रक तो जूल। इसका CGS मात्रक क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा का CGS तुम लोग पढ़ा होगा नोमा में कि मतलब CGS मात्रा में होता है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। तो ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। क्या होता है, उसी प्रकार कार्य का वैसा होता है, क्या कार्य का भी CGS मतलब क्या होगा, तो कैलोरी। क्या होगा, उष्मा का भी क्या हो जाएगा, कैलोरी। समझ तो लोग आ गया इतना, तो लोग ऊर्जा से गया ना। अब समझते हैं ईंधन किसे कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो मिलता है मिलता है ईंधन से। किससे मिलता है, हम लोग का ईंधन क्या है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तो हम लोग का ईंधन क्या है, खरमा है ना, है खरमा। उसी प्रकार जो ईंधन मिलता है, ऐसे मान लो कि हमको अथी पंखा चलाना है तो घर में विद्युत उत्पन्न कर रहा है ना। तो जो ईंधन मिलता है तो ईंधन किसे कहेंगे, तो ईंधन बोलेंगे किसे, ईंधन किसे बोलेंगे, चलिए बता। वैसा पदार्थ जिसके दहन मतलब समझता है तुम लोग, जलाने पर। तो वैसा पदार्थ जिसके दहन पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो। सिंपल बात है ना। अब मान लो कि एक पदार्थ को जला रहे हैं, अब बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इतना कम ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है कि चाहो नहीं बन पा रहा, तो उसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसके दहन पर अधिक मात्रा में क्या, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो। ऐसे कोयला रहता है तुम लोग, कितना ना गनगना के उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा होता है ना, आदम बलिया रहता है, पुटका रहता है ना। तो वही वैसा पदार्थ जिसके दहन पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो उसे ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब जिसका अधिक मात्रा में उत्पन्न ना हो उसे ईंधन बोलेंगे, वो तो बेकार ईंधन है ना। अब देखिए अच्छा ईंधन कौन होता है, अच्छा ईंधन, तो अच्छा ईंधन भी होता है, खराब ईंधन भी होता है। तो अच्छा ईंधन का गुण पढ़ते हैं, अच्छा ईंधन की विशेषताएं क्या क्या है। अच्छा ईंधन की विशेषताएं,
विशेषता है। तो अच्छा ईंधन का विशेषता क्या क्या होगा? तो तुम लोग सिंपल बोल सकते हैं अच्छा ईंधन का विशेषता क्या होगा? तो जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, सिंपल बात है, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, यानी उसको जलाए तो फटाक से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी दे, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे कि जिससे खाना जल्दी बन जाए या कोई भी काम करते जल्दी हो जाए, तो जिससे उस जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करें वो क्या होगा? अच्छा होगा। और क्या होगा? तो बता, अब हम किसी को जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, तो अच्छा ईंधन है क्या? ना है ना। तो जो कम धुआं उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे? जो कम धुआं उत्पन्न करे, जो कम धुआं उत्पन्न करें वो क्या होगा? अच्छा ईंधन होगा ना होगा। और क्या होगा? तो वैसा ईंधन, ठीक है ना, अच्छा ईंधन होगा जिसका भंडारण, यानी आराम से उसको हम एक जगह मतलब उसको आराम से जगह भंडार कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, वो होगा अच्छा ईंधन। अब मान लो किस कोई ईंधन ऐसा है कि उसको मतलब भंडार कर ही नहीं सकते, भंडार करेंगे तो विस्फोट हो जाता है, तो अच्छा ईंधन है? वो तो बेकार हो जाएगा ना। उसी के भंडारण में मेरा सब पैसा खत्म हो जाता है, अच्छा रहेगा? यानी जिसका भंडारण क्या आसानी से हो जाए, किसका है? जैसे कोयला देखा है तुम लोग, कोयला का आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत ना है कि, तो उसका भंडारण आसानी से हो जाता है ना, होता है? तो जिसका भंडारण एवं परिवहन मतलब तुम्हें समझता है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना आसानी हो, क्या हो? एक जगह से दूसरा जगह ले जाना क्या हो? ऐसा ना हो कि एक जगह से दूसरा जगह ले जा रहे हैं और रास्ते में विस्फोट कर गया, रास्ते में वो जल गया, रास्ते में मतलब कुछ मतलब उसमें कांड हो गया, तो ऐसा नहीं है ना। तो कोयला ले जाते हैं आराम से, उसका भंडारण भी कर लेते हैं कोयला का आराम से, और एक जगह से दूसरा जगह आसानी से ले जाते हैं, ले चले जाते हैं ना। तो जिसका भंडारण एवं परिवहन आसानी हो, क्या हो? आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए, वो क्या? अच्छा ईंधन है। अच्छा ईंधन की और विशेषता क्या है? तो अच्छा ईंधन की विशेषता और क्या है? जो सस्ता हो, क्या हो? अब इतना, अब मान ले कि महंगे बहुत हो गया, क्या हो गया? महंगे बहुत हो गए, जितना मतलब खरीदे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, और जलाने पर उतना फायदा ना हो, तो अच्छा ईंधन होगा? तो क्या सस्ता होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जो सस्ता हो, क्या हो? जो सस्ता एवं सुलभ हो, सुलभ मतलब समझता है? सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ मतलब कौन चीज़? आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको मतलब उसको निकालने, मान लो कोयला जैसा निकालता है ना, तो कोयला थोड़ा आसानी से निकल जाता है, पृथ्वी के अंदर से नहीं निकलता है। तो वही जो सस्ता एवं सुलभ हो, सस्ता एवं सुलभ हो, वो क्या? अच्छा ईंधन। क्या और विशेषता बता तुम लोग, क्या होता है अच्छा ईंधन की विशेषता? चलिए बताओ। तो अच्छा ईंधन वो है जिसके दहन पर खतरनाक पदार्थ नहीं बने। मान लो कि जिसको जलाया और ऐसा पदार्थ बन गया कि कोई दूसरे को सूंघे तो टेम बोल गया, तो अच्छा ईंधन होगा। जिसको जलाने पर जो है मतलब खराब उत्पाद उत्पन्न ना हो, कोई ऐसा पदार्थ उत्पन्न ना हो जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, जो जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए, पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाए, वैसा ईंधन ना हो। अब मान लो कि तुम लोग जलाया और उससे जलने पर ऐसा उत्पाद बन गया, उत्पाद मतलब जो बनता है, उत्पाद मतलब जो बनता, जलाने पर जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं? तो जलाने पर ऐसा उत्पाद बन गया जो कि जिसके सूंघने पर क्या होता है, उनको टपक गया, तो अच्छा ईंधन है। तो बोलेंगे जिसके दहन पर विषैला उत्पाद नहीं बने। विषैला मतलब समझता है तुम लोग? विषैला मतलब जहरीला, विषैला मतलब कौन चीज़? तो विषैला उत्पाद नहीं बने, विषैला उत्पाद नहीं बने, वो क्या? अच्छा ईंधन है। क्या है? तो तुम लोग बोलेगा अच्छा ईंधन के क्या क्या गुण है, तो लिख देगा ना आराम से, नहीं लिख पाएगा, इससे कोई भारी बात है जो अथी करता है। और क्या हो जाएगा? इधर मिटाते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दें। अच्छा ईंधन में और क्या बोल सकते हैं? तो अच्छा ईंधन कितना हो गया मेरा? 5 हो गया ना। छठा नंबर में क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे अच्छा ईंधन वो हो जिसका तनियक द्रव्यमान ले, तनियक ले लेकिन अधिक ऊष्मा दे, क्या दे? थोड़ा सा द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा संचित हो। अधिक ऊर्जा क्या हो? थोड़ा सा ही जला है ना, वो तो ज़्यादा एनर्जी दे देता, अच्छा ईंधन होगा ना। तो बोलेंगे क्या? जिसके, क्या बोलेंगे? जिसके थोड़ा सा द्रव्यमान 100 ग्राम लिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता, अच्छा बात ना है। तो वह जिसके थोड़ा सा द्रव्यमान या आयतन, ठीक है ना, आयतन तो समझता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मिल जाता है, क्या होता है? आयतन बनता है, क्या बनता है? तो जिसके थोड़ा सा द्रव्यमान या आयतन में अधिक ऊर्जा हो, क्या हो? अधिक ऊर्जा संचित हो, यानी अधिक क्या हो? ईंधन मतलब थोड़ा सा ईंधन ले लेकर उसमें क्या हो? अधिक एनर्जी हो, क्या हो? अधिक ऊर्जा संचित हो, क्या है? अच्छा ईंधन है, क्या है ना। ये सब हो गया अच्छा ईंधन का विशेषता। अच्छा ईंधन का, तो जब भी पूछेगा अच्छा ईंधन का विशेषता तो आराम से लिख लेगा, ना लिख पाएगा। अब देखते हैं जो ऊर्जा जो हम लोग को प्राप्त होता है तो दो चीज़ से प्राप्त होता है। कितना चीज़ से प्राप्त होता है?
तो ऊर्जा को हम बांटते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब कोई चीज़, तुम कार्य करने की क्षमता, तुम कितना तुम्हारा क्षमता है, जगह क्षमता इतना ज़्यादा, उसका एनर्जी उतना ज़्यादा। तो ऊर्जा को बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक ऊर्जा मतलब हम लोग को दो भाग से प्राप्त होता है। एक होता है कि वैसा ऊर्जा जो मतलब कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, क्या जाएगा, और एक ऐसा ऊर्जा जो कुछ समय बाद समाप्त ना होगा, उसका अनलिमिटेड है, क्या है, न तुरंत देता है, मोबाइल रिचार्ज कराता है। तो होता है मतलब 28 दिन के लिए, 28 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। एक होता है मतलब 3 महीना के लिए, 3 महीना में समाप्त हो जाएगा। एक होता है अनलिमिटेड पे, क्या होता है, एक बार रिचार्ज करा लो, अनलिमिटेड चलाते रहो ना, होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऊर्जा के भीतर दो स्रोत, एक होता है क्या, सीमित मात्रा में, यानी आगे जाकर समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे परंपरागत, क्या बोलेंगे, यानी जो ऊर्जा का स्रोत, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो क्या हो, सीमित मात्रा में हो, सीमित मात्रा में हो, उसे बोलेंगे परंपरागत, क्या बोलेंगे, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। और जो अनलिमिटेड हो, समाप्त होने वाला ना हो, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोलेंगे गैर परंपरागत, क्या बोलेंगे, गैर परंपरागत। समझ आ गया तुम लोग को। और परंपरागत को ही बोलते हैं, ये परंपरागत मतलब जिसका मात्रा सीमित में हो, सीमित मात्रा हो, जिससे जो आगे समाप्त हो जा सकता है, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो हो गया परंपरागत। क्या हो गया, अपरंपरागत को ही बोलते हैं अनवीकरणीय, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय, यानी नया नहीं, जिसे नया फिर नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं, और नवीकरणीय मतलब नया नहीं कर सकते, यानी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो नवीकरणीय हो गया। और गैर परंपरागत मतलब होता है नवीकरणीय, क्या होता है, नवीकरणीय बोले तो जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या हो गया, नवीकरणीय। क्या हो गया, गैर परंपरागत मतलब क्या हुआ कि इसका, देखिए यहाँ पे इसका मात्रा सीमित है, इसका मतलब क्या है, जो परंपरागत ऊर्जा है इसका मतलब क्या है, तो सीमित है पृथ्वी पर, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोयले तो कोयला ऐसा नहीं लिखे हम निकालने जा रहे हैं, अंदर से बनने जा रहा है, निकालने जा रहा है, बनने जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। इसका मात्रा सीमित है, क्या है, तो इसका मात्रा सीमित होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब सीमित है गैर परंपरागत का। ऐसे बोलेंगे हवा, तो हवा का मतलब सीमित है। बोलेंगे पानी, तो पृथ्वी पर तो 3/3 पानी है ना, इसका मतलब सीमित है। बोलेंगे सूर्य से आने वाले प्रकाश से किरण, इसका मतलब सीमित है। इतना है कि इसको खत्म करते करते पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी समाप्त ना होगा। तो इसका मतलब सीमित, इसका मतलब वो सीमित होता है, क्या होता है, यानी इसका भंडारण इतना है कि समाप्त हम नहीं कर सकते, इसका मात्रा वो सीमित होता है, क्या होता है, वो सीमित होता है, वो सीमित होता है। अंतर बोलेगा तो लिख लेगा ना। और क्या बोलेंगे, बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा जो है इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसे पुनः प्राप्त पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार समाप्त हो जाएगा तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोयला हो या पेट्रोलियम जो गैस निकलता है, पेट्रोलियम हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, पेट्रोलियम से निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब एक बार समाप्त हो जाएगा तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग बोलेगा पेट्रोल टंकियाँ बजा भरा लेंगे, पेट्रोल टंकियाँ हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे ज़मीन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो पुनः बन जाएगा, क्योंकि इस सबको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है ना। तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसे पुनः प्राप्त, मान लो तो इसे पुनः प्राप्त, इसे पहले समाप्त ना होगा, ठीक है ना, और समाप्त हो जाएगा तो पुनः प्राप्त करने की क्षमता इसमें है, तो इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त, मान लो तुम सौर कुकर लगा दिया ना, या सोलर प्लेट लगा दिया, तो एनर्जी गया खत्म हुए, फिर उसको दोपहर रख देते, पुनः प्राप्त हो जाएगा, फिर खत्म हो गया, फिर उसको दोपहर रख देते, फिर प्राप्त हो जाएगा, ना हो जाएगा प्राप्त। मान लो जंगल क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा, क्या जंगल समाप्त होते जा रहा था, फिर पेड़ पौधा लगाते जाओ, फिर बनते जाएगा, ना हो जाएगा। तो हम लोग को क्षमता है कि उसको प्राप्त कर सकते हैं ना, जिससे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा बता, ज़्यादा प्रदूषण कौन फैलाएगा, ज़्यादा प्रदूषण ई वाला फैलाएगा कि ज़्यादा प्रदूषण ई फैलाएगा, जल्दी बता। उठा पड़ेगा फटी जाएगा, सोलर प्लेट वाला लगाते कोठा तो प्रदूषण फैलता है, कभी देखा प्रदूषण फैलते है कि ऊपर लगा दिया, सोलर प्लेट लगा दिया तो उससे प्रदूषण फैला है, वो तो नवीकरणीय हो गया। हाँ, हम अथी पानी गिरा रहे हैं, अब बिजली पैदा कर रहे हैं, तो पानी गिरने से प्रदूषण फैल जाएगा। ये प्रदूषण पैदा नहीं करता है, अगर ये प्रदूषण पैदा करता है। कोयला जलाएंगे तो धुआं देगा, पेट्रोलियम जलाएंगे तो डीजल जलाते हैं, भटभट करता है तो धुआं देता है, कि पेट्रोल जलाते हैं तो धुआं देता है, तो प्रदूषण नहीं पैदा करता है ना। तो या इससे क्या होता है, इससे अधिक प्रदूषण होता है, क्या होता है, इससे अधिक, दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं लगाना है कौन कौन चीज़ करेगा, इससे अधिक प्रदूषण होता है। ऐसे प्रदूषण होता है क्या, ना होता है, नहीं, इससे नहीं के बराबर प्रदूषण होता है, क्या होता है, नहीं के बराबर, इससे नहीं के बराबर प्रदूषण होता है, यानी लगभग नहीं होता है, लगभग
अब पवन पवन ऊर्जा लगा दिए, पवन चक्किया लगा दिए, पवन चल रहा है तो घूम रहा है, बिजली पैदा हो रहा है, तो कहाँ प्रदूषण हो रहा है प्रदूषण ना हो रहा है। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेगा तो इसका एग्जाम्पल में तुम लोग यहाँ नीचे लिख लेना। इसका एग्जाम्पल तुम लिखना चाहेगा तो यहाँ क्या लिख लेगा, यहाँ एग्जाम्पल भी लिख लेगा जैसे कोयला, क्या लिख लेगा, लिख देना जैसे कोयला, क्या हो गया पेट्रोलियम, क्या हो गया पेट्रोलियम से ही निकलता है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मोम, ग्रीस, जितना भी है सब इससे निकलता है, ठीक है ना। और पेट्रोलियम के बाद हम लिख सकते हैं क्या, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस से समझ रहे हैं तुम लोग, जैसे हो गया LPG गैस का जो होता है ना, ये सब क्या है प्राकृतिक गैस, मीथेन, ये सब क्या है प्राकृतिक गैस, क्या है ना, समझाएगा तुम लोग को। और इसमें क्या लिखेगा, तो इसमें लिख देगा क्या, इसमें लिख देगा सौर ऊर्जा, क्या लिख देगा जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलता है ना, तो पवन ऊर्जा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में लिख सकता है जल ऊर्जा, क्या लिख सकता है, जल से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, ने जल गिरेगा, टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा करेगा। और बहुत सारा लिख सकता है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय में तो समझ रहा है, भूमि गर्म हो रहा है तो भूमि गर्म होने से जो पानी उधर से निकलेगा, गर्म होकर जो पानी निकलेगा उससे जो ऊर्जा पैदा होगा उसे बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। और बोल सकते ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय में तो समझ रहा है, समुद्र की जो लहर जो धक्का मारता है तट पर उसे बोलते ज्वारीय, क्या बोलता है, तो समुद्र की लहर धक्का मारा, वहाँ लगा दें टरबाइन, पनिया के कारण क्या होगा, टरबाइन वहाँ घूमेगा, धक्का मारेगा तो बिजली पैदा हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ज्वारीय ऊर्जा, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा लिख सकते हैं, तो इतना लिख जल्दी, तुम जल्दी कर। चल यहाँ ध्यान दे, हम लोग परंपरागत पढ़ लिए ना। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, जो ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा जो होता है ये कभी नाश नहीं होता है, ठीक है ना। ऊर्जा क्या होता है, कभी नाश नहीं होता है। अब तुम बोलेगा नाश हो जाता है तो हम जलाते हैं कोयला, जल के नाश हो जाता है, तो नाश ना होता बल्कि वो एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे हम कोयला जलाएं तो कोयला जो होता है किसमें बदल गया, उष्मा में बदल गया, किसमें बदल गया, और कहीं प्रकाश में बदल जाता है ना। तो ये नाश ना होता बल्कि एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है। जैसे तुम 10वां पास के इंटर में चल गया, 10वां नाश हो गया कि नहीं, बल्कि एक रूप से दूसरा रूप नहीं बदल, 10वां से चल गया इंटर में तो बदलने गया है, नाश थोड़े तुम हो गया, नाश हो गया तुम की। तो ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा का तो नाश होता है, ऊर्जा का नो तो नाश होता है, ऊर्जा का नो तो नाश होता है, नो ही उत्पन्न होता है, नो ही उत्पन्न भी ना होता है, बल्कि ये हमेशा एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है। तो ऊर्जा का नो तो नाश होता है, नो ही उत्पन्न होता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तुम लोग जानता है यांत्रिक ऊर्जा, समझता है तुम लोग यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है अंदर के ऊर्जा, यानी अंदर तुम्हारा कितना ऊर्जा है, ठीक है ना, यानी तुम्हारे अंदर कितना ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को बांटते हैं दो भाग में, कितना भाग में बांटते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होता है वो तुम स्थित एकदम शांति से बैठा रहे तो हो गया स्थिति ऊर्जा, क्या हो गया, अब फटम करने लगा, दौड़ने लगा तो हो गया गति ऊर्जा, क्या हो गया। यानी ये दोनों मिला के जो ऊर्जा बनता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार का ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा, क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलके बनता है यांत्रिक ऊर्जा, क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। अब ये दोनों हमेशा बदलते रहता है, दोनों क्या होता है हमेशा ऐसे। तुम लोग देखेगा यहाँ ध्यान दे, वैसे पानी क्या है, रुका हुआ है, पानी क्या है पूछेगा, रुका हुआ पानी में कौन ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है, रुका हुआ पानी में कौन ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। और वही पानी को रुका था उसको गटवा दिए खोल, गटवा से खोले तो पानी हरा के गिरने लगा, ना गिरने लगा तो क्या हो गया, गति ऊर्जा, क्या हो गया, गति ऊर्जा हो गया। यानी स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो किससे बदल जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा बदलता है गति ऊर्जा में, कैसे बदलता है, गति ऊर्जा में बदलता है, कैसे बदलता है, गतिज ऊर्जा में बदलता है। अब गति से आ रहा है फिर उसको हम रोक दिए तो फिर किससे बदल जाएगा, स्थिति में बदल जाएगा। तो फिर वो क्या आता है, स्थिति ऊर्जा बदलता है गति ऊर्जा में, गति ऊर्जा बदलता है स्थिति ऊर्जा में, कोई दिक्कत है, ये दोनों चेंज होता है। क्या होता है, जैसे हम गुड़ल जानता है, गुड़ल में से ढलवा लिए तो जैसे ढलवा कर ले जाता था क्या स्थिति है ना, छोड़ दिए तो क्या हो गया, गतिज, क्या हो गया। बंदूक में जो गोली है क्या स्थितिज है, और छोड़ दिए तो क्या हो गया, गतिज, क्या हो गया, गतिज हो गया। स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को और पढ़ाए थे क्या, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को हम पढ़ाए थे डायनेमो के बारे में पढ़ाए थे, डायनेमो के बारे में पढ़ाए थे। डायनेमो या इसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र, क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र पढ़ाए थे। यानी जनित्र यानी विद्युत उत्पन्न करने वाले को विद्युत जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, या इसी को तुम लोग बोलते हैं जनरेटर, क्या बोलता है, जनरेटर बताए थे। जो फ्लेमिंग के कौन नियम पर काम करता था,
दायां हाथ के नियम पर नहीं बताए थे। अगर तुम लोग ट्रिक भी बताए थे कि इसको स्टार्ट करना थोड़ा हार्ड है तो दायां हाथ से स्टार्ट करेंगे तो फ्लेमिंग के दायां हाथ से नहीं बताए थे। तो ई भी जो करता है ना, ई भी बताया था तुम लोग को। डायनेमो जो होता है ये कौन ऊर्जा को किसमें बदलता है बता। डायनेमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है ना पढ़ाए थे तुम लोग को। रख के उठा पड़े तो फट जाएगा जाना बोलना। ये यांत्रिक ऊर्जा को ना बताए थे। यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा कैसे है? तो क्योंकि तकतिया इसमें लगाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं ना, तो तकतिया लगाए तो यांत्रिक ऊर्जा अंदर से दिया एनर्जी, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में देखिए यहाँ पे ऊर्जा के नाश हुआ क्या या उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, तो वही बदलता है। उसी प्रकार तुम लोग बताए थे विद्युत मोटर क्या बताए थे। तो विद्युत मोटर में क्या बताए थे? तो विद्युत मोटर में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत देते हैं, करंटवा देते हैं ना, तो विद्युत ऊर्जा दिए हैं, विद्युत ऊर्जा दिए हैं। तो करंटवा जो दिए हैं उससे क्या हुआ, उससे बल उत्पन्न हुआ, पंखा घुमाने लगा, मोटरवा चलने लगा, पानी खींचने लगा, तो बल उत्पन्न हुआ ना। तो जो उत्पन्न बल का उत्पन्न होना यांत्रिक करता है, क्या करता है, यानी अंदर से बल उत्पन्न हुआ। तो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। किसमें बदल दिया? तो ऊर्जा का नाश हुआ क्या, न तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही होगा ना। उसी प्रकार तुम लोग देखते हैं कि सोलर प्लेट जो होता है, क्या होता है, सोलर प्लेट ना होता है। तो सोलर प्लेट भी क्या करता है, सोलर प्लेट भी क्या करता है, तो सौर ऊर्जा लेता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा, या इसी को बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा। क्या बोलेंगे, प्रकाशन ले रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश किससे बदल रहा है, तो सोलर प्लेट का काम क्या करता है, तो प्रकाश लेता है, उसे करंट में बदल देता है, करंट बोले तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है ना, बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, सॉरी प्रकाश लिख दिए, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना तो उत्पन्न होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। यही देख रहे हैं, बदलता है, देख रहे हैं। उसी प्रकार ले लेंगे क्या, उसी प्रकार ले लेंगे क्या, पवन चक्की। क्या ले लेंगे, तो पवन चक्की क्या करता है, अगर पवन चक्की कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा बदलता है, तो पवन ऊर्जा लेता है। क्या लेता है, पवन चक्की क्या लेता है, पवन ऊर्जा को पकड़ता है और पवन ऊर्जा से घूमता है, और पवन ऊर्जा को किससे बदल लेता है, तो पवन ऊर्जा को बदलता है किससे, नहीं बता दे। तो पवन ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, करंट उत्पन्न करता है, दाका ही का करंट उत्पन्न करता है पवन चक्की। तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देख रहे हैं ना, एक रूप से दूसरे में बदल रहा है, नाश हो रहा है क्या, विनाश हो रहा है क्या, नहीं। उसी प्रकार हम लेते हैं क्या, तुम लोग के घर में होता है बैटरी। क्या होता है, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, रसायन भरा होता है। अरे बैटरी के अंदर रसायन नहीं होता भरा हुआ, जहाँ सफ़ेद सफ़ेद रहेगा, जल हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, कोई काला हो जाएगा, उसमें बैटरी के पानी डालते तो क्या होता है, रसायन। क्या होता है, तो बैटरी क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में ना बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ना बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा किससे बदल देता है, तो हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का तो नाश होता है ना तो उत्पन्न होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ही बदलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख लिए। उसी प्रकार तुम लोग बोले क्या, जो होता है लाउड स्पीकर, कौन ऊर्जा बदलता है, लाउड स्पीकर के बाद जो है कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा बदलता है, जो चौंगा को बजाता है लाउड स्पीकर, डीजे को बजाता है, कैसे बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा लेता है, करंट देते हैं, तो उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तब ना गरमा गाने लगता है, तो वो कहते हैं ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दे, अब करंट उत्पन्न कैसे होता है, करंट उत्पन्न, तो करंट उत्पन्न करने करे क्या पर, विद्युत उत्पन्न करने का सिंपल नियम है। विद्युत अगर उत्पन्न करना है, तो उसका सिंपल नियम है, तुमको टरबाइन होता है। क्या होता है, टरबाइन होता है। क्या होता है, टरबाइन। तो टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, टरबाइन जैसे घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न होगा। टरबाइन होता है, ठीक है, टरबाइन में चुंबक लगा रहता है। क्या घूमा रहता है, पहले पंखी रहेगा, टरबाइन से क्या आगे निकला हुआ पंखी रहेगा। टरबाइन मान लो कि टरबाइन है, तो इससे यहाँ पर निकला हुआ पंखी रहेगा। क्या रहेगा, इस प्रकार पंखी रहेगा। ये पंखा घूमेगा तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आर्मेचर लगा रहेगा, आर्मेचर रहेगा, उसके बगल में रहेगा इसका चुंबक। क्या रहेगा, तो आर्मेचर जहाँ घूमेगा तो आर्मेचर घूमने लगा, तो यहाँ पर चुंबक के क्षेत्र है, चुंबक के क्षेत्र के कारण तुमने पढ़ाए थे ना, विद्युत जनरेटर में पढ़ाए थे ना, तो ये घूमेगा तो चुंबक के क्षेत्र को काटेगा, तो करंट अपने आप उत्पन्न होगा। यानी करंट अगर उत्पन्न करना है, तो सिंपल बात है कि टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, टरबाइन को घुमाना। और टरबाइन को हम हाथों से घुमाएं या पनिया से घुमाएं या भाप से घुमाएं या थी
या हवा से घुमाए, किसी से भी घुमाओ, टरबाइन को तुम किसी से भी घुमाओ तब करंट उत्पन्न होगा। यानी करंट उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को घुमाना पड़ता है, टरबाइन को घुमाना पड़ता है। घुमाना मतलब तुम नहीं समझ लेना कि खरीद लिए उसकी जगह पर हम घुमा देंगे फिर। और घुमाना मतलब चक्कर लगाना, क्या लगाना, तो ठीक है ना। तो टरबाइन को घुमाना पड़ता है, टरबाइन को घुमाना पड़ता है, समझ तो लोग आ गया। अगर देखिए उसको, अगर टरबाइन को घुमाने में कोयला का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, और तुम बोले कोयला कैसे घूमेगा तो बताएंगे, तो कोयला का उपयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे विद्युत शक्ति संयंत्र। क्या बोलेंगे, नहीं कोयला से क्या उत्पन्न होता है, कोयला से ताप उत्पन्न होता है, कोयला से क्या उत्पन्न होता है, ताप। तो क्या बोलेंगे, तापीय, क्या बोलेंगे, तापीय विद्युत संयंत्र। क्या बोलेंगे, समझ तो लोग आया, तापीय विद्युत संयंत्र बोलेंगे। अगर टरबाइन को घुमाने के लिए, सिंपल बात है, करंट उत्पन्न तभी होगा जब तक टरबाइन नहीं घूमेगा। तुम लोग देखता है, तुम लोग सकलिया में भी देखता है, तुम लोग और टरबाइन मिलता है ना, टरबाइन को सकलिया को लगा दे, जहाँ तो सकलिया चलाता पेट्रोलियम लगा दे, चकवा में लगा दे, तो तुम चकवा जितना कैसे घुमाएगा उतना एगो लटवा लगा दे अगुआ में, उतना कैसे क्या होगा, लटवा जलता है ना। यानी टरबाइन में घूमने लगा तो लाइट उत्पन्न हो गया। तो लाइट उत्पन्न करने में, करंट उत्पन्न करने में बस एक नियम है, टरबाइन को घुमाना। टरबाइन को तुम देखा कि नहीं सकलिए, हम तुम देखा टरबाइन लगा देना और उससे क्या करना, लगा थी खींच के, मतलब तार खींच के अगुआ हम लगा देना, को लाइट लगा देना। जितना सकलिया पेडिया मारेगा उतना से क्या होगा, लाइट जलेगा। क्या होगा, आजकल मोटरसाइकिल को देखता है तुम लोग, मोटरसाइकिल जितना स्पीड करता है उतना, मोटरसाइकिल तुम देखता है, मोटरसाइकिल जितना स्पीड करता है उतना ज़्यादा लाइट जलता है, धीरे करेगा तो लाइट जाता है, कम होता है ना। क्यों, क्योंकि उसको टरबाइन लगल है। क्या लगल है, जितना ज़्यादा स्पीड करता है उतना ज़्यादा क्या होता है, टरबाइन में घूमता है, चकवा से चकवा क्या होता है, संपर्क में होता है। चकवा जितना ज़्यादा घूमेगा टरबाइन में उतना ज़्यादा घूमेगा, जितना ही नाचेगा उतना ज़्यादा करंट उत्पन्न। तो करंट उत्पन्न करने का सिंपल नियम है टरबाइन को घुमाना। तुम टरबाइन को कैसे भी घुमाओ, ठीक है ना। तब कोयला के द्वारा घुमाते हैं, बोले कोयला कैसे घुमाते हैं बताएंगे, ठीक है ना। या जल के द्वारा घुमाएंगे, क्या किससे घुमाओ, जल के द्वारा घुमाएंगे। जल को प्लस गिरा रहे हैं टरबाइन पर, टरबाइन नाच रहा है, क्या हो रहा है, नाच रहा है, तो उसको बोलेंगे जल विद्युत ऊर्जा। क्या बोलेंगे, जल विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत संयंत्र। क्या बोलेंगे, यानी जल के द्वारा घुमाना जल विद्युत संयंत्र कहलाता है। समझ आ गया। उसमें क्या मान लें, पवन के द्वारा घुमा रहे हैं, किसके द्वारा घुमा रहे हैं, तो बोलेंगे पवन ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन विद्युत संयंत्र हो जाएगा या पवन ऊर्जा हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब बोले कोयला के द्वारा कैसे घुमाते हैं, तो कोयला कुछ नहीं करते हैं। कोयला को हम लेते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली अभी जो पैदा होता है, ठीक है ना, अभी इसी से हो रहा है। किससे हो रहा है, तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत। लेकिन प्रदूषण ज़्यादा करता है, कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होबे करेगा ना, होगा। लेकिन जब कोई भी देश में सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा हो रहा है इसी से हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा मतलब आसानी, मतलब कोयला में बहुत ज़्यादा ताप होता है ना, तो इससे थोड़ा आसानी हो जाता है करने में। अब यानी ऐसे सबसे सस्ता पड़ता है ये वाला जल सस्ता कैसे पड़ता है कि मान लो कि पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया में जैसे पानी आ रहा है, आप नीचे गिरेगा, जहाँ झरना बनेगा वहाँ पानी रोक लिए, वहाँ क्या किया, पानी रोक लिए। पानी जब इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा, तो पानी को यहाँ से गिरा रही है, हर तो पानी बहुत कैसे गिरेगा, पानी अरे रोक लिए पड़िया को, बाढ़ बना पड़िया रोक लिए। जब बाढ़ बना पड़िया रोक लिए तो यहाँ पर क्या होगा, पानी बहुत जमा हो गया। अब जैसे यहाँ खोलेंगे तो बहुत प्रेशर में पड़िया गिरेगा, और यहाँ लगा दिए टरबाइन, क्या लगा दिए, और यहाँ लगा देंगे टरबाइन के पंखिया पर गिरेगा तो क्या होगा, घूमेगा कैसे, और जितना कैसे घूमेगा उतना कैसे क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगा। कुछ किए यहाँ पर खाली बांध बना दिए, उसके कारण क्या हुआ, पंखी घूमने लगा, टरबाइन पर अथी पानी गिरा, पंखी घूमने लगा, बिजली उत्पन्न हो गया। और बाढ़ बनाने से फायदा क्या होगा, बाढ़ बनाने से फायदा हो गया यहाँ पर कि बाढ़ को नियंत्रण भी कर लिए, बाढ़ के नियंत्रण नहीं कर लिए, बाढ़ के नियंत्रण भी कर लिए, और यहाँ पर जाने आने सुविधा भी हो गया ना, हो गया। तो यही पहले यहाँ देख, तो यहाँ पे कोयला कैसे उत्पन्न करते हैं, तो कोयला पहले ले जाते हैं। कोयला क्या करते हैं, और कोयला को ले जाने से क्या करते हैं, कोयला को ले जाने से क्या करते हैं, कोयला को जलाते क्या करते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा हौजा रहता है, मतलब हौजा समझता है, जैसे पानी भरा रहता है, क्या होता है, और पनिया से क्या होगा, पनिया जो कोयला जलाएंगे तो पनिया क्या होगा, भाप में बनेगा, कैसे बनेगा, भाप में बनेगा। और ये भापा को छोटा सा पाइप से गुजारेगा, तो पाइप से क्या होगा, भापा जाएगा ना स्पीड में नहीं जाएगा, जितना कम रास्ता रहेगा उतना ज़्यादा धक्का मारेगा जाने के लिए, नहीं मारेगा। तो यहाँ से धक्का बहुत कस के मारेगा भापा, तो भापा जब जाएगा आगे जाके तो क्या होगा, देखता है तुम लोग जब देखता है घर में खाना बनाता है तो थोड़ा सा भाप रहता है, क्या होता है, यहाँ पर तुम ढक दे कटोरिया को उठा फेंक देता है, नहीं फेंक देता है, तो भाप में ताकत होता है, फेंक देता है, अरे भाप में ताकत होता है तो ना, तुम खाना बनाएगा यहाँ पर कटोरिया ढक देगा तो उठा फेंक देगा, फिर ढकेगा, फिर उठा फेंक देगा, फिर तुम लोग क्या करेगा, कुछ दाब देगा तो फिर भी कुछ ज़्यादा ताकत लगा उठा फेंक देगा, ना फेंक देता है। तो यहाँ से भाप उत्पन्न होता है, क्या होता है, भाप उत्पन्न होगा। आई भापा के रास्तवा में क्या लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे। टरबाइन वहाँ पर जैसे भापा खुलेगा तो भापा क्या करेगा, इसका रास्ता में जो आएगा उसको धक्का मारेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा, टरबाइन क्या होगा, और टरबाइन जैसे घुमा उससे करंट उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हुआ, तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम से पढ़ाए थे ना, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम में क्या था, तो हम क्या कहते, तो उसको चुंबक तो रहबे करता था, टरबाइन में पहले से चुंबक रहबे करता है, तो चुंबक तो रहबे करता है। और ऐसे क्या रहते हैं, बल देते हैं, क्या देते हैं, तो बल यहाँ भाप के द्वारा मिल रहा है, यहाँ बल जल के द्वारा मिल रहा है, यहाँ बल पवन के द्वारा मिल रहा है, तो बल जैसा मिला तो करंट उत्पन्न
हो गया। तो सगरो फ्लेमिंग के दायां हस्तिजम काम करता है, समझ आ गया तुम लोग को। तो टरबाइन जैसे घुमा तो बिजली उत्पन्न हो गया, समझ तुम लोग को आया। समझा तुम लोग करंट कैसे उत्पन्न होता है रे। लेकिन ये जो है, ये जो मेरा है तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र जो है क्या है, तो ये मेरा अनवीकरणीय है ना, अनवीकरणीय। देख रहा है कोयला जाता रहेगा तभी तो बिजली उत्पन्न होगा कोयला से, ऐसा हो पाएगा। तो ये मेरा क्या अनवीकरणीय, क्या है अनवीकरणीय है, ठीक है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना। लेकिन पनिया वाला अनवीकरणीय है क्या, पनिया तुम लोग रोको फिर बरसात आएगा फिर पनिया भर जाएगा, फिर उसको जमा कर लो फिर उसको गिराओ, ये अनवीकरणीय है क्या, ना ये क्या है नवीकरणीय, क्या है, तो ये क्या है मेरा नवीकरणीय, क्या है, तो जल विद्युत संयंत्र जो है मेरा क्या है नवीकरणीय, क्या है नवीकरणीय। अब पवन ऊर्जा भी क्या है, तो सिंपल बात है, जहाँ पर हवा जल चलेगा। अभी यहाँ पर हम लोग तो गांव में भी पवन चक्की नहीं लगेगा, क्योंकि हवा जहाँ पर सालों भर तक हवा तेज रफ्तार में चलता है वहाँ पर लगता है पवन ऊर्जा चक्की, क्या लगता है वहीं पर लगता है पवन चक्की। आप बोलेगा हवा ज़्यादा कहाँ चलता है, ज़्यादा हवा चलता है समुद्र के किनारे, देखना तो लो समुद्र किनारे ज़्यादा हवा चलता है, क्योंकि समुद्र के किनारे घर उड़ना है। अब पूरा समुद्र यहाँ से उधर देखेगा तो पूरा एकदम खाली नहीं आ रहा है, जब खाली नहीं रह रहा है तो कोई रोकने वाला हवा आएगा हमच के, तो वहाँ पर हवा ज़्यादा चलता है। क्यों हवा ज़्यादा चलता है कि समुद्र में जो होता है जो समुद्र क्या, तो ठंडा क्या होता है, और धरती क्या है गर्म, क्या है धरती गर्म है, तो धरती हवा गर्म हो गया और छटपटा के ऊपर भागा, कहाँ भागा छटपटा के, क्योंकि कोई भी गर्म होता है तो कहाँ जाता है ऊपर, कहाँ जाता है, पानी भी गर्म होगा तो अंदर से आता है ऊपर, तो पानी डबकने लगता है ना, डबकता है। तुम्हें पानी गर्म करना देखना, तो ऊपर वाला पानी ज़्यादा गर्म है और जो अंदर पानी निकाले ठंडे रहेगा, देखता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लो कि समुद्र कम गर्म और धरती हो गया ज़्यादा गर्म हो गया, तो यहाँ का हवा क्या होगा उठ के ऊपर भागेगा, तो यहाँ जब हवा उठ के ऊपर भागेगा तो यहाँ पर जगह इसका खाली नहीं रह गया, तो समुद्र वाला हवा की बोलेगा जो यहाँ पर ठंडा हवा है, जो भारी हवा है, वो कहेगा चल लूट इसका जगह लूटने के लिए क्या होता है, इधर दौड़ता है ना। तो ठंड का हवा दौड़ के इधर आता है और गर्म का हवा उठ के इधर जाता है, फिर जाके यहाँ पर समुद्र में ठंडा हो जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है। यानी गर्म यहाँ पर आके गर्म हो रहा है, इधर जा रहा है, फिर यहाँ ठंडा हो रहा है, फिर इधर आ गया, फिर ठंडा होने के बाद फिर इधर आ रहा है, यहाँ होने के बाद फिर गर्म हो गया, फिर इधर चल गया। उस प्रकार हवा क्या तो लगातार चलते रहता है। तो कहाँ पर पवन चक्की लगाते हैं, तो अधिकतर लगाते हैं समुद्र के किनारे। कहाँ लगाते हैं कि समुद्र के किनारे क्या होता है, एकदम तेज़ रफ्तार में हवा हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। अब बोलेगा एक क्वेश्चन आता है कि बता पवन चक्की चलाने के लिए कम से कम कितना तेज़ रफ्तार होना चाहिए हवा का, होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम जिस प्लास्टिक है तो मान के जैसे उड़ा रहा है उतना हवा में पवन चक्की चल जाएगा, ऐसा होता है क्या। तो पवन चक्की चलाने के लिए हवा के कम से कम रफ्तार चाहिए ना। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है, पवन चक्की चलाने के लिए कम से कम हवा का रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 15 किलोमीटर। तो पूछा बता पवन चक्की चलाने के लिए, पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कम से कम हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हवा तो अच्छा बात है ना। अब यह ध्यान दे, पवन चक्की सबसे ज़्यादा पवन चक्की कौन देश में है, तो है डेनमार्क में। कहाँ है, तो डेनमार्क को कहा जाता है क्या, डेनमार्क को कहा जाता है पवन चक्की का देश। क्या कहा जाता है, तो पूछेगा पवन चक्कियों का देश, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो क्या बोलना है डेनमार्क। सबसे ज़्यादा पवन चक्की लगल है कहाँ, डेनमार्क में। कहाँ लगल है, कोई दिक्कत है। ई भी क्या है मेरा नवीकरणीय है, पवन ई भी क्या है मेरा नवीकरणीय ना है। हवा चलेगा तो फिर उत्पन्न हो जाएगा, अब प्रदूषण भी नहीं करेगा, प्रदूषण भी करता है क्या, तो ये भी क्या है नवीकरणीय, ये भी क्या है नवीकरणीय। पढ़ लिए। तो यानी हम जान गए करंट उत्पन्न करना है तो क्या करना है, टरबाइन को घुमाना, टरबाइन को। अब यानी समुद्र के द्वारा, क्या बोल रहा है, समुद्र के द्वारा भी क्या होता है ऊर्जा का उत्पन्न होता है। क्या होता है, तो समुद्र के द्वारा भी क्या होता है ऊर्जा का उत्पन्न, क्या होता है समुद्र के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पन्न होता है वो तो 3 तरह का। एक होता है ज्वारीय ऊर्जा। क्या होता है ज्वारीय, तुम समझता है जो समुद्र के द्वारा जो लहर उठता है उसे बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, एक होता है तरंग ऊर्जा। क्या होता है तरंग ऊर्जा। और एक होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। तापीय ई क्या होता है, तो जारी ऊर्जा में क्या होता है, समुद्र को जैसे पानी आ रहा है पनिया उमच के आ जाता है, घुस गया ना अंदर, पनिया आता था देखता है बहुत दूर तक चल जाता है ना। जब पनिया आया जो घुसने दे दिए उसको और फिर गेटवा दिए बंद कर दिए। मान लो कहीं पर हम गेट लगा दिए, ठीक है ना, जैसे पनिया अंदर घुसा फिर गेटवा दिए बंद कर दिया, पनिया क्या हुआ जमा हो जाएगा वहाँ पर। और जब पनिया फिर जमा हुआ वही पनिया फिर खोल एगो रास्ता से पाइप के रास्ता से खोल देंगे, पाइपर रास्ता जाएगा और कहाँ गिरेगा, टरबाइन पर घूमे गिरेगा। टरबाइन पर जब गिरेगा तो टरबाइन नाचेगा तो क्या होगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। इसी को बोलते ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। ज्वारीय ऊर्जा में देखें यहाँ पर ज्वार का, देखें यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है, तो ज्वार का आना मतलब जब पानी आता है तट की ओर तो उसे बोलते क्या, तो ज्वार का आना, तो ज्वार के आना का क्या कहता है बता। देखिए यहाँ पर
इतना समझ तुम लोग। ज्वारीय ऊर्जा में दो तरह होता है, एक होता है क्या, एक को बोलते हैं ज्वार, एक को बोलते हैं भाटा। क्या बोलते हैं, तुमने पढ़ा है ज्वार भाटा। ज्वार किसको कहते हैं, तो समुद्र के बयान है, समुद्र के लहर के, समुद्र की लहर का उठना क्या कहलाता है, ज्वार क्या कहलाता है। और जब उठ गया तो उठले रहेगा कि, तुम उठता तो उठले रहता है, फिर पीछे लौटता है ना, तो फिर उसका गिरना यानी पीछे लौटना क्या कहलाता है, भाटा क्या कहलाता है। क्या ज्वार किसे कहते हैं, तो समुद्र का लहर के उठना, समुद्र के लहर का उठना ज्वार कहलाता है, और समुद्र के लहर का गिरना भाटा कहलाता है। समझ आ गया, भट सना गिर जाना भाटा कहलाता है। समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, तरंग ऊर्जा क्या होता है, तो तरंग ऊर्जा वही हो गया समुद्र में क्या होता है, तरंग समुद्र में देखिए यहाँ पर, समुद्र में देखता है पनिया में क्या होता है, तरंग चलता है, और धारा चलता है ना, धारा नहीं चलता है, देखा कितना स्पीड से चलता है ना, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे उसे बोलेंगे क्या, तरंग ऊर्जा। क्या बोलेंगे। अब तुमने बोला महासागरीय तापीय ऊर्जा कैसे कहता है, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा देखें यहाँ पर, तुम लोग बता कि मान लो कि यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर क्या है, समुद्र है, तो समुद्र में ऊपर वाला पानी ज़्यादा गर्म होगा, नीचे वाला पानी ज़्यादा गर्म होगा, तो ऊपर वाला ज़्यादा गर्म होगा, तो ऊपर वाला पानी गर्म होता है क्या होता है, और नीचे वाला पानी का तो ठंडा क्या होता है, ठंडा होता है ना होता है। तो क्या करेगा, यहाँ ध्यान दे, जो ऊपर वाला पानी गर्म है, जो ऊपर वाला पानी गर्म है, तो यहाँ से भाप बन रहा है, तो यहाँ पर एक मशीन ले क्या करेगा, भाप यहाँ से ले लेगा, भाप क्या करेगा यहाँ से ले लेगा, भापा जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, भापा से क्या करेगा, टरबाइन की ओर छोड़ देगा, और टरबाइन को जब छोड़ेगा भापा तो क्या होगा, तो टरबाइन को घुमाएगा तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा, बिजली उत्पन्न, और फिर वह भाप ठंडा होकर क्या चल जाएगा, फिर वह भाप ठंडा होकर पानी बन जाएगा, और पानी बनेगा तो फिर उसको समुद्र में नीचे जाके पाइप लगा के नीचे जाके छोड़ दिए। क्या गया, इसी को बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा, यानी महासागर में ताप के कारण उत्पन्न हो रहा है, ऊपर पानी गर्म नीचे पानी ठंडा, तो ताप के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसको बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। और ये हर जगह उत्पन्न हो सकता है, कहाँ उत्पन्न हो सकता है, तो लगभग वहाँ वैसा जगह उत्पन्न हो सकता है जहाँ पर 20 किलोमीटर तक समुद्र के पानी में क्या हो, थोड़ा गर्मी हो और उसके बाद ठंडा हो, वहाँ उत्पन्न होगा। समझ आ गया तुम लोग को, समझ तो लोग आया कि अगर समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, समुद्र द्वारा उत्पन्न, और एक जो होता है वो होता है क्या, भूतापीय ऊर्जा। क्या होता है, यानी भूमि के तापमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। और भूतापीय ऊर्जा जो हर जगह उत्पन्न ना होता है, हर जगह उत्पन्न, भूतापीय ऊर्जा वहाँ उत्पन्न होगा जहाँ पर क्या होगा, भूमि अंदर गर्म हो, भूमि अंदर क्या हो, भूमि अंदर क्या हो, गर्म हो। जहाँ भूमि अंदर गर्म होगा ना, वहाँ से पानी निकलेगा तो गर्म पानी निकलेगा। ऐसे तुम लोग चल जाओ, अभी वहाँ चल जाओ तो वहाँ पर क्या है, पानी गर्म निकलता है ना, पानी गर्म कहाँ निकल रहा है, भूमि अंदर गर्म है, भूमि अंदर क्या है, गर्म है। वही जब भूमि अंदर गर्म है तो वहाँ पानी के संपर्क में वो आ गया भूमिया, तो पनिया क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, और जब पनिया वहाँ से गर्म होगा तो पनिया भागेगा, वहाँ से पनिया भागेगा तो गर्म पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, गर्म पानी क्या निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं। अब मान लो कि वहाँ पानी देखें, यहाँ पर अंदर में क्या है, वहाँ पर अंदर में पृथ्वी क्या है, गर्म क्या है, और पृथ्वी अंदर गर्म कहाँ होता है, जहाँ पर लावा होता है, क्या होता है, और लावा नहीं बाहर निकलता था ना, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी फट गया ना, बोलते हैं यही लावा क्या होता है, बाहर निकलता है, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी फट गया, अंदर रहता है तो उसको बोलते हैं मैग्मा, क्या बोलते हैं, और जब बाहर निकलता है उसको बोलते हैं लावा, क्या बोलते हैं। तो यही लावा अंदर पृथ्वी के अंदर पूरा धड़क रहा है, क्या धड़क रहा है, ऐसी संपर्क में मान लो पानी आ गया, क्या आ गया, यही लावा मान लो कि बाहर निकलने की कोशिश किया, बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन कहीं जाके फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया, और यहाँ पर पनिया था, यहाँ पर क्या था, पनिया था, तो लावा भी और पनिया भी दोनों संपर्क में आ गया ना, तो पनिया क्या होगा, धिप जाएगा, और पनिया धिपेगा तो क्या होगा, पनिया बाहर भागेगा, धिपता तो को देखता है, पनिया बौखने लगता है, किधर भागे ना बौखता है, तो बौखने के चक्कर में क्या होगा, पनिया बाहर भागेगा, पनिया बाहर भागेगा तो पनिया क्या निकलेगा, गर्म क्या निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर को पाइप डाल देंगे, क्या डाल देंगे, और सिंपल बात है, यहाँ पे पनिया गर्म हो रहा था, भाप बहुते बनता होगा, और भापा के निकलने जगह ना मिलता होगा, जब भापा के निकलने जगह ना मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पाइप डालेगा तो पाइप में घुस जाएगा, सब भापा ना घुसेगा, सब भापा कहाँ घुसेगा, सब भापा घुस जाएगा पाइपा में घुसेगा, तो पाइपा से में भाप बहुत आ रहा है, जब भाप बहुत आ रहा है तो क्या करेंगे, भाप को हम ले जाकर हम कहाँ छोड़ेंगे, टरबाइन पर छोड़ देंगे, और टरबाइन जहाँ नाचेगा तो क्या होगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगा, उसी को बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, समझ तो लोग भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पर इस सब लिख लेना, ठीक है ना, एगो भूतापीय ऊर्जा फिर लास्ट में लिख लेना, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय। अच्छा भूतापीय ऊर्जा कैसा है बता, नवीकरणीय क्यों नवीकरणीय बता क्या है। तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा भी क्या है, नवीकरणीय है, समुद्र में पानी उनी आ रहा है, क्या नवीकरणीय है ना, ये समाप्त होने वाला है। तरंग ऊर्जा भी मेरा क्या है, नवीकरणीय है। महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है। लेकिन ये जो तापीय विद्युत संयंत्र है क्या है, वो नवीकरणीय है। जल विद्युत संयंत्र क्या है, नवीकरणीय। नवीकरणीय बोले तो गैर परंपरागत, नवीकरणीय बोले तो गैर परंपरा जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय बोले तो गैर परंपरागत यानी पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति। और वो नवीकरणीय बोले तो परंपरागत यानी पुनः पूर्ति योग नहीं। समझ तो लोग आ गया। तो ये मेरा ओ नवीकरणीय है, वो नवीकरणीय को ही बोलते हैं परंपरागत यानी यह पुनः पूर्ति योग नहीं है। बाकी वाली क्या है, नवीकरणीय है यानी गैर परंपरागत है। ये भी क्या है, नवीकरणीय है यानी गैर परंपरागत है ना है। समझ तो लोग आ गया। तो जल्दी जल्दी सब एक ठो होता है, तुम लोग और पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे गोबर गैस को होता है ना, होता है जगह में ना मेरा, जल्दी कर। चल यहाँ रहने दे। तो हम लोग पढ़े थे क्या, अभी पढ़े थे सागरीय ऊर्जा या समुद्रीय ऊर्जा, यही पढ़े थे।
सागर या समुद्र एक ही नहीं बोलते हैं। तो सागर या समुद्र से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को हम सागरीय ऊर्जा या समुद्री ऊर्जा कहते हैं। हाँ, इसमें 3 तरह पढ़े थे ना, पढ़े थे। एक पढ़े थे क्या, ज्वारीय ऊर्जा, क्या पढ़े थे ना, पढ़े थे। एक पढ़े थे हम ज्वारीय ऊर्जा, क्या पढ़े, यानी ज्वार जो आता है समुद्र के किनारे जो ज्वार आता है उसे बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार का आना ज्वार कहलाता है और उसका लौट जाना यानी गिर जाना भाटा कहलाता है, बता चुके हैं ना। तो ज्वार भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में आता है। और समुद्र में जो लहर चलता है, जो धारा चलता है समुद्र में, उसे बोलते हैं तरंग, क्या बोलते हैं। तो तरंग के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, तरंग ऊर्जा, क्या बोलते हैं। और महासागर में ताप के अंतर, ऊपर में ज़्यादा गर्मी पानी, नीचे में कम गर्मी पानी, ठीक है ना। तो ताप के अंतर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा, क्या बोलते हैं। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी बोलते हैं। तो बोलेगा बता समुद्र सागरीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण लिखो, तो आराम से 3 गो लिख देगा ना, लिख देगा। पूछेगा ये तीनों कौन ऊर्जा है, तो बोलेगा सागरीय ऊर्जा है। कौन ऊर्जा, सागरीय। आप पढ़ते सौर ऊर्जा, क्या पढ़ते हैं, तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाला। तो सौर ऊर्जा को यहाँ ध्यान दें, सौर ऊर्जा को हम मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं। एक बार सोलर प्लेट, ये क्या आता है, ठीक है ना, सोलर प्लेट या सौर प्लेट या सौर कुकर बोलते हैं, ठीक है ना। सौर कुकर या सौर कुकर, ठीक है ना। प्लेट वाला बाद में देखेंगे। तो सौर कुकर बोले या सौर कुकर बोले, क्या बोले। तो सौर कुकर क्या होता है, तो वैसा कुकर जिसको धूप में रख दे, वो क्या करेगा, सब गर्मी को अवशोषित कर लेगा। उसका डिजाइन इस तरह रहेगा कि क्या करेगा, उसमें इतना भी, मान लो कि क्या है, सौर कुकर है, क्या सौर कुकर है, यहाँ पर लगा रहेगा वो आईना दर्पण लगा रहेगा, ठीक है ना। और इसका अंदर जो परत रहेगा वो काला रहेगा, क्या रहेगा, काला। क्या करता है, तो काला जो है गर्मी को पकड़ लेता है, जाने नहीं देता है। तो देखता है, तुम्हें बोलता है कि सफ़ेद वस्त्र पहनो। सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनो, कि सफ़ेद वस्त्र क्या करता है, गर्मी को भगाता है, गर्मी को यानी किरण को टकराएगा उस पर तो उसको भगा देगा, लेकिन काला क्या करेगा, उसको पकड़ के रख लेगा, पकड़ के। और यहाँ पर जो इधर जो जा रहा है किरण, वो क्या करेगा, यहाँ पर एक दर्पण लगा रहेगा, वो दर्पण से टकराएगा, फिर इसी में लौट के चलाएगा, किरण नहीं चलाएगा। तो इस पर तो किरण अभी करेगा डायरेक्ट। और इधर जो किरण जा रहा है बगल वो जो पार हो रहा है उसको ही पकड़ के सिम भेज दिया, तो ज़्यादा गर्मी ना होगा। और जो किरण इसमें आ गया वो निकल भी ना पाया, छपड़ा के सिम लगे, क्योंकि जो काला रंग से रंगल है, क्या करेगा, वो पकड़ लेगा ना उसको। तो छपड़ा के सिम लगे, इससे क्या होगा, तो इससे होगा कि यहाँ पर एगो लगा रहेगा शीशा, क्या लगा रहेगा। और शीशा क्या करेगा, सब किरण को अंदर आने देगा, बुला लेगा, कहेगा आने का लेकिन जाने का नहीं, ठीक है। सबको बुला लेगा और जाने ना लेगा, क्या करेगा, जाने नहीं रहेगा। जिससे कुकर में क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा और खाना बन जाता है, क्या बनता है, तो उसको बोलते हैं सौरल कुकर, क्या बोलते हैं, सौरल कुकर या सोलर प्लेट। बोलेगा सौरल कुकर या सोलर प्लेट में किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण का यूज होता है, तो सोलर कुकर या सोलर प्लेट में जो दर्पण का यूज होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, क्या बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण ही सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, जानते हैं ना, इसलिए अवतल दर्पण का यूज किए हैं। और एक होता है सोलर प्लेट, क्या होता है, सोलर प्लेट तुम घरों में ना है, घर में तुम लोग को है कि नहीं, हाँ। तो सौर प्लेट या सोलर प्लेट या सौर प्लेट, ठीक है ना। तो सोलर प्लेट क्या होता है, सोलर प्लेट क्या करता है, जल्दी बताओ। सोलर प्लेट क्या करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को, क्या बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सौर ऊर्जा को किससे बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को हम सौर प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसमें जो है ना, सोलर प्लेट में क्या होता है, सौर सेल लगा रहता है। सोलर प्लेट में तुम लेना, जिसका काला रहता है ना, ये सब काला जो रहता है, रंगा हुआ रहता है, सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, तो बोलेगा इसमें जो मतलब जिस धातु का यूज होता है सोलर प्लेट में, किसका बना होता है, धातु ना होता है, उपधातु, क्या होता है। तो बोलेगा सोलर प्लेट में कौन सा किस पदार्थ का यूज होता है, तो बोलना उपधातु। और धातु कौन, तो सिलिकॉन का, किसका, तो सिलिकॉन होता है, क्या होता है, और सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है। इतना बता देगा तुम लोग। उसके बाद बोलना है कि सोलर प्लेटफॉर्म जो होता है यहाँ नहीं, ये क्या है, इसको बोलते हैं सोलर सेल, क्या बोलते हैं, जो काला सन जो रहेगा, जो यानी ये क्या है, सिलिकॉन है, क्या है, इसी को बोलते हैं सोलर सेल, क्या बोलते हैं। और यही सोलर सेल जब बहुत मिल जाता है उसको बोलते हैं सोलर पैनल, क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। तो देखिए जब सोलर सेल, क्या बोल रहे हैं, सौर सेल के मिलने यानी सौर सेल के संयोजन से, सौर सेल के संयोजन, तो लिख देते सौर सेल के संयोजन से, सौर सेल को एक साथ बहुत सारे सौर सेल को क्या कहे, जोड़ दिए। तो सौर सेल के संयोजन से, सौर पैनल बनता है, क्या बनता है, यानी इस तरह बहुत जब मिल गया पैनल बनता है, सौर पैनल बनता है। इस प्रकार बहुत सारा सोलर सेल मिल गया तो क्या बना, सोलर पैनल है। वो सोलर पैनल इधर हो गया, सोलर पैनल इधर हो गया, सोलर पैनल इधर हो गया, समझा तुम लोग।
इतना तो लोगों को समझ आ गया। और सौर सेल में भी, इसमें भी देखना, किसी में दर्पण का अगर यूज करना होगा इसमें, तो कौन दर्पण का यूज करेगा? तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण का यूज करेगा? क्योंकि अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कौन दर्पण? तो इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, यानी किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। सब किरणों को पकड़ता है, एक बिंदु पर छोड़ देता है, तो ज़्यादा गर्मी होगा ना होगा। इतना समझ गया तुम लोग? इतना तुमने समझा? और सौर ऊर्जा जो है कैसा ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि समाप्त होने वाला इसका जो है मात्रा जो है वो लिमिट है, यानी समाप्त होने वाला नहीं है। और नवीकरणीय को ही बोलते हैं, हम नवीकरणीय को ही बोलते हैं गैर परंपरागत। कैसा ऊर्जा है ये? तो गैर परंपरागत ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा। सौर का जो जीवन है ना, सौर का जो आयु है वो है 10 अरब वर्ष। कितना है? यानी सूर्य का जो आयु है, सूर्य का जो आयु है कितना है? 10 अरब वर्ष। अब तुम लोग कितना जुइएगा? 60-70 मिनट टेप बोल जाता है। इसका आयु है 10 अरब वर्ष। कितना है? और उसमें से 5 अरब वर्ष जी लिया। न सोने के सूर्य हमेशा नहीं रहेगा। 5 अरब वर्ष जी लिया, 5 अरब वर्ष अभी बाकी है, तो अरब बाकी है, तो समझ रहा है? इसका अरब बाकी है, समझ रहा है? उससे पहले पृथ्वी मर जाएगा, न मर जाएगा, तो इसका मात्रा वो लिमिट रहा है। 5 अरब वर्ष अभी सूर्य और जिंदा रहेगा, समझ आ रहा है? उसके 5 अरब वर्ष के बाद पृथ्वी क्या होगा? सूर्य क्या होगा? वो मरने लगेगा, और मरने के बाद उसका आकार क्या होगा? लाल होगा, और लाल दानव बनेगा, यानी लाल पूरा हो जाएगा, पृथ्वी को अपने आप में निगल जाएगा। यानी पृथ्वी का उसकी बुध ग्रह के, शुक्र ग्रह के, पृथ्वी ग्रह के सबको अपने आप में क्या होगा? निगल जाएगा, यानी सबको समाप्त कर देगा। कौन? 5 अरब वर्ष बाद। तो 5 अरब समझ रहा है कितना दिन हो गया? समझ रहा है ना? उससे पहले पृथ्वी अपने आप में मर जाए। समझ आ गया तुम लोग को? तो हम पढ़ लिया क्या? सौर ऊर्जा क्या पढ़ लिए? अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में नहीं, इससे क्वेश्चन आता है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होने वाला ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा से समझ रहा है? नाभिक किससे पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है परमाणु में, नहीं पाया जाता है? और जितना भी परमाणु, सोडियम के परमाणु के बीच में नाभिक होता है ना, या जितना भी परमाणु सबके बीच में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? और नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? और चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बताए थे तुम लोग को, धातु में बताए थे। तो नाभिक कहाँ होता है? तो परमाणु में। किसमें होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा दो तरह होता है। कितना तरह होता है? एक होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। और एक जो होता है उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। यहाँ जानने से क्वेश्चन आता है, अब जो बता रहा है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा जानता है? नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे? तो जिसमें क्या होगा? एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटा छोटा नाभिक में बट जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब टूटना, विखंडन मतलब। तो जब एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटा छोटा नाभिक में बट जाता है, छोटा छोटा भाग में बट जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। समझ आ रहा है ना? नाभिकीय विखंडन कराने में जो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार कौन होता है? तो जिम्मेदार होता है न्यूट्रॉन। कौन होता है? कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। समझ आ रहा है? अच्छा, नाभिकीय विखंडन किसका होता है? तो नाभिकीय विखंडन जो होता है भारी तत्व का। किसका होता है? जो भारी तत्व है। क्या है? जो भारी तत्व भारी रहेगा तो अपने आप फटेगा, नहीं फटेगा। और भारी तत्व में क्या ज़्यादा होता है? भारी तत्व में ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन। कौन ज़्यादा आता है? तो भारी तत्व में नाभिक में ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? अब वही न्यूट्रॉन छटपटाने लगता है तो क्या होता है? नाभिक टूट जाता है। क्या होता है? उसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? तो भारी तत्व। बोलेगा भारी तत्व कौन है? तो भारी तत्व जैसे यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम क्या है? भारी तत्व। क्या है? भारी तत्व। ठीक है ना? उसी प्रकार है थोरियम। क्या है? थोरियम जो ये सब है भारी तत्व। क्या है? उसी प्रकार है प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम इसमें क्या है? भारी तत्व। क्या है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन में जो यूज होता है यूरेनियम का। इसका होता है? अगर मान लो कि 1 ग्राम यूरेनियम से इतना ऊर्जा उत्पन्न हुआ, ठीक है ना? 1 ग्राम तुम कोयला ले लो, 1 ग्राम यूरेनियम ले लो, तो 1 ग्राम कोयला से इतना ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उतने 1 ग्राम यूरेनियम से उससे 1 करोड़ ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। समझ आ गया? यानी 1 ग्राम कोयला जितना ऊर्जा तुमको गर्मी देगा, उससे अगर 1 ग्राम तुम यूरेनियम ले लिया और उससे तुम ऊर्जा का उत्पन्न किया तो उससे 1 करोड़ ज़्यादा गुना उत्पन्न करेगा। समझ आ गया? तो इसलिए इससे बनता है बम। क्या बनता है? तो यूरेनियम तो नाभिकीय आने इसी से बनता है बम। क्या बनता है? परमाणु बम जो बनता है किससे बनता है? यूरेनियम से। किससे बनता है? ठीक है ना? या थोरियम से बनता है या प्लूटोनियम से बनता है। तो बोलेगा परमाणु बम किससे बनता है? तो यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम से। अब परमाणु बम क्या था? फूटता है। तो बोलेगा परमाणु बम किस पर काम करता है? तो विखंडन होता है। तो परमाणु बम जो काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। कैसे काम करता है? तो बोलेगा बेटा परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? बोलना नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन
पर। अब यहाँ ध्यान दे, परमाणु बम जो होता है ना वो नियंत्रित होता है। क्या होता है, यानी उसमें जो न्यूट्रॉन है ना उसको नियंत्रण करने वाला, न्यूट्रॉन पर लगाम लगाने वाला कोई ना है, न्यूट्रॉन पर लगाम लगाने वाला कोई ना है। इसलिए परमाणु बम क्या होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। क्या होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या करता है, पहले एक न्यूट्रॉन है, ये चल के आगे बट गया 2 न्यूट्रॉन में, फिर आगे चल के बट गया फिर 2 भाग में, ये बट गया फिर 2 भाग में, फिर आगे चल के फिर बच गया 2 भाग में। इससे क्या होता है, न्यूट्रॉन बढ़ते जाता है और परमाणु बम खतरनाक होता है। कहते हैं परमाणु बम खतरनाक होता है। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन पर लगाम लगा देंगे, न्यूट्रॉन पर लगाम, क्योंकि देखिए यूरेनियम से क्या पैदा करना है, बिजली पैदा करना है। तो बिजली पैदा करना है तो बिजली में जहाँ पैदा कर रहा है वहाँ पर अगर न्यूट्रॉन पर लगाम नहीं लगा पाए तो क्या होगा, परमाणु बम नहीं बन जाएगा। तो फिर वहाँ बिजली उत्पन्न कर पाएंगे, तो बम बन जाएगा। तो अगर न्यूट्रॉन पर अगर लगाम लगा दिए, जैसे घरवा लगाम नहीं लगाता है ना, उसी प्रकार अगर न्यूट्रॉन पर अगर लगाम लगा दिए तब जो उत्पन्न करेगा, जो बनेगा, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, यानी नाभिकीय रिएक्टर बनेगा। यहाँ लिख दिए, क्या लिखे, नाभिकीय रिएक्टर। यानी परमाणु न्यूट्रॉन पर लगाम लगा दिए तो जो बनेगा उसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। और नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। क्या होता है, अब भारत में कुछ नाभिकीय रिएक्टर है, उसका नाम याद कर लेना, ठीक है ना। भारत में कुछ नाभिकीय रिएक्टर है, इसका नाम लिखा रहा है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है, बिजली उत्पन्न। और नाभिकीय रिएक्टर में किसके द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है, तो यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है ना, प्लूटोनियम हो गया, इस सब के द्वारा क्या कहता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब नाभिकीय रिएक्टर में देखें आप, कुछ भारत में नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है ना। भारत का नाभिकीय रिएक्टर जो पूछा जाता है, भारत का, तो पूछेगा बता भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, जहाँ बिजली उत्पन्न होता है। किसके द्वारा बिजली उत्पन्न होता है, तो यूरेनियम के द्वारा, थोरियम के द्वारा, प्लूटोनियम के द्वारा। तो वो तारापुर, क्या है, तारापुर। तो पूछेगा बता भारत का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो बोलना है तारापुर। क्या बोलना है, तारापुर। कौन सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है ना, कौन है, तारापुर। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। समझ तुम लोग आया, समझ आया तुम लोग करे। दूसरा देखो राजस्थान में, जिसको बोलते हैं रावट भाटा। क्या बोलते हैं, रावट भाटा। जैसे को बोलते हैं राणा प्रताप। क्या बोलते हैं, राणा प्रताप। तो बोलेगा राणा प्रताप या रावट भाटा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है, तो बोलना राजस्थान। क्या बोलना है, राजस्थान। क्या बोलना है, ये तो सिंपल याद हो गया होगा, रावत राणा राजस्थान याद हो गया। तीसरा नंबर जो है वो है काकरा पारा। क्या है, तो काकरा पारा। पूछेगा बता काकरा पारा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है, तो क्या बोलना है, गुजरात। क्या बोलना है, गुजरात। क्या बोलना है, ठीक है ना। अगला जो पूछेगा वो पूछेगा बता कि नरौरा। क्या पूछ रहे हैं, नरौरा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर है, तो बोलना है यूपी। क्या बोलना है, यूपी। बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर। अगला जो पूछेगा वो पूछेगा बता कुडनू कलाम। क्या बोल रहे हैं, कुडनू कलाम या कलपक्कम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर है, तो बोलना है क्या, तमिलनाडु। क्या बोलना है, तमिलनाडु। तुम लोग समझ आ गया। इसमें सबसे मेन है वो मेन है इबला, 1 नंबर वाला, ठीक है ना। और एगो जो मेन है जो पूछा गया है वो पूछा गया नरौरा। कौन पूछा गया, क्योंकि बिहार के नज़दीक है यूपी, इसी बारे में पूछता है। कोई दिक्कत है, आप पहुँचते हैं नाभिकीय संलयन में। क्या, नाभिकीय विखंडन पढ़ लिए ना, आप किससे पहुँचते हैं, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा, तो यहाँ पर एक बड़ा नाभिक टूटा और 2 से अधिक भाग में बट गया। और संलयन मतलब जुटना। क्या होता है, संलयन मतलब क्या होता है, जुटना। तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा, नाभिकीय संलयन में क्या होगा, 2 छोटा नाभिक मिलेगा, छोटा नाभिक जस्ट इसका उल्टा। यहाँ बड़का था टूटा तो हो गया विखंडन। क्या हुआ, और यहाँ पर छोटका मिलेगा, छोटका अब बन जाएगा बल का, तो इसको बोलेंगे नाभिकीय संलयन। क्या बोलेंगे, समझा तुम लोग। 2 छोटा परमाणु मिलकर या 2 छोटा नाभिक मिलकर जब एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आ गया। नाभिकीय संलयन लिख देगा। बोलेगा जब एक बड़ा नाभिक टूट कर जो 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब 2 या 2 से अधिक छोटा नाभिक मिलकर जब एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, और नाभिकीय संलयन जैसे सूर्य में जो ऊर्जा आता है, बोलेगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन है, यानी सूर्य में जो ऊर्जा बन रहा है, सूर्य भी लहर रहा है ना, सूर्य भी क्या धड़क रहा है, तो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। तो सूर्य में जो ऊर्जा मिल रहा है, सूर्य में जो ऊर्जा, गर्मी लग रहा है, क्या हो रहा है, तो सूर्य में जो ऊर्जा मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन हो रहा है कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो वहाँ पर हो रहा है नाभिकीय संलयन। क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है। क्या बन रहा है, यानी वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। क्या बन रहा है, और हाइड्रोजन धड़क रहा है, हाइड्रोजन जलने का काम करता है। क्या करता है, तो हाइड्रोजन क्या धड़क रहा है। क्या हो रहा है,
और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, समझ आ गया। तो बोलेगा सूर्य ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत कौन सा विधि है, नाभिकीय विखंडन के नाभिकीय संलयन। तो बोला है नाभिकीय संलयन, क्या बोलना, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन बम तुम लोग सुना होगा, कौन बम, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम कौन से आधार पर काम करता है, जैसे बोलेगा परमाणु बम कौन से आधार पर काम करता है, तो बोलते हैं नाभिकीय विखंडन पर, क्या बोलते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन बम कौन से आधार पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय सूर्य जो है किस पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर, समझ आ गया। अब बोलेगा बता नाभिकीय विखंडन करने के लिए या नाभिकीय, बोलेगा ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, नाभिकीय विखंडन में मिलता है कि नाभिकीय संलयन में मिलता है, जल्दी बता कौन काम करेंगे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, नाभिकीय विखंडन में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा नाभिकीय संलयन में। तो सिंपल बात है नाभिकीय संलयन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सूर्य देख रहा है, सूर्य में कितना ऊर्जा देख रहा है, पूरा मतलब पूरा पृथ्वी को दे रहा है, लाइट नहीं दे रहा है, इतना गर्मी पैदा कर रहा है, कितना दूर में है देख रहा है। तो ज़्यादा ऊर्जा इससे मुक्त होता है, कितना किससे होता है, ज़्यादा ऊर्जा किससे मुक्त होता है, नाभिकीय संलयन से। इससे भी कम ना होता है, लेकिन इसके तुलना में इसमें ज़्यादा होता है। क्या होता है, बोला होता है कौन सा नाभिकीय ऊर्जा में, कौन सा नाभिकीय ऊर्जा करने के लिए ज़्यादा ताप का जरूरत पड़ेगा, तो इसको करने के लिए ज़्यादा ताप जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसको करने के लिए ज़्यादा ताप जरूरत पड़ता है। जो पृथ्वी पर संभव, वो कहाँ संभव है, तो सूर्य पर संभव है। कहाँ है, सूर्य पर बहुत ताप है, और सूर्य पर क्या है, बहुत ज़्यादा ताप है। तो बहुत ज़्यादा ताप है तो क्या हो रहा है, वहाँ नाभिकीय संलयन हो रहा है, पृथ्वी पर उतना ताप है पृथ्वी पर नहीं। तो नाभिकीय संलयन करने के लिए, नाभिकीय संलयन करने के लिए अत्यधिक ताप का जरूरत पड़ता है। कैसे जरूरत पड़ता है, अत्यधिक ताप का जरूरत पड़ता है। तो पूछेगा कौन सा नाभिकीय ऊर्जा के लिए अत्यधिक ताप का जरूरत पड़ता है, तो बोला नाभिकीय संलयन। क्या बोलना है, बोलेगा सूर्य और तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बोलना नाभिकीय संलयन। क्या बोलना है, बोलेगा हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बोलना नाभिकीय संलयन। कोई दिक्कत है। हाँ, अब पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। क्या पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म। अब तुम लोग बोलेगा जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीव मतलब क्या, सजीव। जीव मतलब क्या, यानी पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है। जीव जंतु भी क्या है, सजीव है। पशु पक्षी भी क्या है, सजीव है। तो यानी सजीव से प्राप्त जो ईंधन होगा उसे बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। क्या बोलेंगे, तो अब तुम लोग बोलेगा सजीव कैसे बन गया ईंधन, तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, क्या बोल रहे हैं, लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप आया होगा। तो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप, क्या बोल रहे हैं, भूकंप, या समुद्र में आता है सुनामी। समुद्र में क्या होता है, तो पृथ्वी पर भूकंप आने के कारण, पृथ्वी पर भूकंप आने के कारण, ठीक है ना। जीव जंतु पेड़ पौधा, जीव जंतु पेड़ पौधा कहाँ चल जाएगा, हवा में चल जाएगा क्या, कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी के अंदर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। भूकंप आएगा तो फट के अंदर घुस जाएगा। तो जीव जंतु पेड़ पौधा पृथ्वी के अंदर दब गया, पृथ्वी के अंदर। अब पहले तुम्हें जानवे कहता है, पहले क्या था, पृथ्वी पर कहीं जंगले था, और धीरे धीरे उसको कट रहा है, तो नगर का विकास हो रहा है। पहले जंगले था, तो भूकंप आता होगा तो पूरा जंगले पृथ्वी के अंदर चल जाता होगा, नहीं आता होगा। तो वही बोल रहे हैं। और भूकंप आने के कारण जीव जंतु पेड़ पौधा पृथ्वी के अंदर दब जाता है, पृथ्वी के अंदर दब जाता था। और वही लाखों वर्ष बाद किसमें बदल गया, कुछ कोयला में बदल गया, कुछ पेट्रोलियम में बदल गया, कुछ प्राकृतिक गैस से बदल गया, ना बदल गया। तो अंदर दब जाता था। और वही क्या हुआ, वही कोयला पेट्रोलियम, यानी जैसे इस सब जो बना है, हमने किसी को सरने करने से बना अंदर में, ठीक है ना, दबने से बना है। तो कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में बदल जाता है, गैस में बदल गया, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। समझ तुमने कहा गया, क्योंकि जीव के अंश से बना है, जीव के अंश से, तो जीवाश्म ईंधन कहा जाता। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तुम समझ जाएगा। जीवाश्म ईंधन में बोलेगा कहता है कोयला क्या है, तो बोला जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। समझ तुमने कहा गया, ये सब क्या है, मेरा जीवाश्म ईंधन। क्या है, जीवाश्म ईंधन से क्या हानि होता है, तो सिंपल बात है, क्या है जीवाश्म ईंधन, पूछेगा बता। जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन जो ये नवीकरणीय है कि वो नवीकरणीय, जल्दी बता। तो जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। तो ये नवीकरणीय को नवीकरणीय है, सिंपल बात है, वो नवीकरणीय है। लाखों करोड़ों वर्ष इसको बनने में लग जाता है। एक बार समाप्त हो गया तो हम लोग के कितना खानदान मर जाएगा, तो पहले नहीं बनेगा क्या, तो ये क्या है, वो नवीकरणीय क्या है। तो पूछेगा बता जीवाश्म ईंधन कैसा है, तो क्या बोलना है, वो नवीकरणीय है। क्या है, या और नवीकरणीय को बोलते परंपरागत। क्या बोलते हैं, तो और नवीकरणीय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, परंपरागत है। क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। समझ तो आ गया। अब बता, हम जानते हैं कि वो नवीकरणीय जो होता है प्रदूषण फैलाता है, ना फैलाता है। कोयला जला धुआं होगा, पेट्रोलियम जला धुआं होगा, प्राकृतिक गैस जला धुआं होगा, ना होगा। इस सबसे क्या होता है, प्रदूषण होता है। क्या होता है, तो इससे जो प्रदूषण होता है ना, यहाँ ध्यान दे,
इससे प्रदूषण होता है दो तरह। कितना तरह होता है हम समझा देते हैं। एक कभी कभी इसे जलाने पर क्या बनेगा, अगर CO2 गैस बनेगा तो ये अलग तरह से प्रदूषण करेगा। और जीवाश्म ईंधन को जलाने पर क्या बनता है, तो NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, और बनता है SO2 क्या बनता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई। ये दोनों क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या करेगा, वर्षा जो भाप बनता है ना, जो पानी गर्म होता है तो भाप बनता है, ऊपर में जाकर बादल बन जाता है, तो उसे भाप में मिल के क्या करेगा, उसको बना देगा अम्ल वर्षा कराएगा। क्या कराएगा, यानी ये वर्षा में मिलकर, वर्षा में ऐसा ही क्या है, थी वायुमंडल में पड़ा हुआ है कौन, NO2 SO2 पड़ा हुआ है। जब उधर से बादल से वर्षा होने लगा तो इसमें मिल जाएगा NO2 SO2, क्या होगा, वर्षा मिल जाएगा। और उससे जब वर्षा हो उसको बोलेंगे अम्ल वर्षा। क्या बोलेंगे, अम्ल जानवर का तो तुम्हें खतरनाक होता है, ज़्यादा खतरनाक अम्ल रहेगा तो क्या करे, तो त्वचा तुम्हारा जला देगा, नहीं जानता है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, खतरनाक क्या होता है, ये क्या करेगा, इससे तुम्हारा त्वचा बीमारी होगा, त्वचा वाला क्या होगा, बीमारी होगा। और अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो रंग है सफ़ेद है ना, वो क्या हो रहा है, फीका पड़ रहा है। क्या हो रहा है, तो बोला कि ताजमहल का रंग या ताजमहल किसके कारण नष्ट हो रहा है, तो बोलना अम्ल वर्षा कारण। क्योंकि अम्ल वर्षा जो होता है ना, वो सफ़ेद संगमरमर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ताजमहल किससे बना है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसलिए बोलेगा ताजमहल का नष्ट होने का मेन कारण क्या है, ताजमहल की सुंदरता का नष्ट होने का मेन कारण क्या है, तो बोलना अम्ल वर्षा। बोलेगा अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो बोलना है NO2 और SO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। समझ आ गया, समझ तो लोग आया रे, नाइट्रोक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड और सल्फर। और मान लो जो CO2 बनता है ना, इस CO2 जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए। क्या बोल रहे हैं, अब तुम लोग को पूछता है ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो पूछेगा बता ग्रीन हाउस गैस, बोलेगा सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो क्या बोलना है, CO2। क्या बोलना है, बोलेगा अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये दोनों बोलना है, नाइट्रस ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड बोला है ना। लेकिन बोलेगा सबसे मतलब प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो बोलना CO2। क्या कहा, CO2 क्या करता है, जहाँ तुम लोग को CO2 थोड़ा सा, तुम लोग को बताए थे एक बार कि CO2 थोड़ा सा भी बढ़ा तो क्या करता है, गर्मी को बढ़ा देता है, बताए थे ना हम, तुम लोग बताए थे कि यह सूर्य क्या है, और सूर्य के सभी बुध क्या है, और उसके बाद है शुक्र क्या है, उसके बाद है पृथ्वी क्या है। देखिए यहाँ पर तो ज़्यादा सिंपल बात है, जो यहाँ पर सूर्य में क्या आग है, क्या है, आग यहाँ पर लहक रहा है नाभ के संलयन के द्वारा। तो ज़्यादा गर्म कौन होना चाहिए, ई कौन ज़्यादा धिपना चाहिए, बुध धिपना चाहिए, क्योंकि जो नज़दीक रहेगा वही ज़्यादा धिपेगा रे। और तुम लोग धंधा तापता है ठंडा में, तो जो ज़्यादा नज़दीक रहता है उससे ज़्यादा गर्मी लगता है ना, ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गर्मी होता है यहाँ पर। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर है CO2। कौन है, CO2 पकड़वा की करेगा, सब गर्मी को, आपको जितना गर्मी आएगा कहेगा आने दो, सब आया, सबको बुला लेगा। और जब जाने लगेगा तो 2 थप्पड़ जाएगा, कहाँ जा रहा है रे, यानी सब गर्मी को यहाँ रख लेता है, सब गर्मी कहाँ रख लेता है, यहाँ। जब सब गर्मी को यहाँ रख लेगा तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। समझ आ गया तुम लोग को, तो बोलेगा ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो बोलना है कि CO2। क्या यहाँ क्या लिखना है तुम लोग बता देते हैं, लिखना है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो बोलना है CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। CO2 सूर्य से आने वाले सूर्य से जो देखिए यहाँ पर समझ लो, सूर्य से जो किरण आता है, ठीक है ना, सूर्य से आता है अवरक्त किरण, कौन आता है, और गर्मी जो होता है ना अवरक्त किरण में होता है, किसमें होता है, अवरक्त किरण में होता है गर्मी। अवरक्त किरण में क्या होता है, तो सूर्य से आता है जो अवरक्त किरण आता है ना, होता है लघु तरंगधर, यानी छोटा तरंगधर का, छोटा तरंगधर तो समझ रहा है कि मतलब वो ऐसे से उछल रहा है, ठीक है ना। और जब बड़का उछलने लगेगा तो उसको बोलेंगे बड़ा तरंगधर। क्या बोलेंगे, समझ तुम लोग आया। तो सूर्य से जो अवरक्त किरण आता है ना, वो होता है लघु तरंगधर। क्या होता है, तो लघु तरंगधर को क्या करेगा, CO2 बुला लेगा, कोई दिक्कत ना, आ जा सबको बुला लेगा पृथ्वी पर। और जब इधर पृथ्वी से जब गर्म होता है ना, तो पृथ्वी इधर से छोड़ता है बड़का तरंगधर। क्या छोड़ता है, यानी पृथ्वी इधर से छोड़ता है दीर्घ तरंगधर। क्या छोड़ता है, दीर्घ तरंगधर छोड़ता है। तो जब दीर्घ तरंगधर जाने लगेगा तो CO2 ऊपर में क्या, हवा के रूप में, वायुमंडल के रूप में बैठा लो ऊपर में, ये कहेगा कहाँ जाता है रे, थपाक से मारेगा पृथ्वी पर, फिर लौटा देगा। क्या करेगा, इसलिए पृथ्वी क्या होता है, गर्म। क्या जाता है, इसलिए तुम लोग देखना कि जब रात हो जाता है, सूर्य किरण नहीं भी आ रहा है, तब भी क्या होता है, रात में भी थोड़ा क्या गर्मी होता है ना, होता है। ऐसा ना है कि माइनस में चल टेम्परेचर नहीं होता है। तो क्या करता है, CO2 क्या करता है, तुम लोग ग्रीन हाउस गैस समझ गया। तो बोलना कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में, ग्रीन हाउस गैस के बोला ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो बोला ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में CO2 सूर्य से आने वाले लघु तरंगधर को पृथ्वी पर तो आने देता है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न दीर्घ तरंगधर को पृथ्वी से बाहर लौटने नहीं देता है, बल्कि उसे परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर लौटा देता है। इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन है, CO2। कौन है, CO2 है, बोल देगा इतना, CO2 है। और इस प्रकार CO2 जो है एक छतरी के रूप में काम होता है, नहीं कर रहा है, अरे सब गर्मी को अंदर में रख रहा है, जाने नहीं दे रहा सब गर्मी को, तो छतरी के रूप में नहीं काम कर रहा है। इस प्रकार CO2 जो है वायुमंडल में
चादर के रूप में काम करता है। समझ आ गया तुम लोग को? लिख देगा इतना, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खल्लास। क्या हुआ? चैप्टर खल्लास। जल्दी कर।